नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। राधे ही राधे, गुड मॉर्निंग। अब तो गुड आफ्टरनून हो रहा है, 12 बज चुके हैं। तो सभी साथी आ जाएं। सभी जितने भी बच्चे, भाई बहन जितने भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स ज़रूर बनाते रहना और साथ के साथ रिवीजन करते रहना। क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो आपने कितने भी अच्छे नोट्स बनाए हैं, कितना भी मेहनत आपने की है, उसका परिणाम जीरो रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका 100% रहने वाला है। तो सभी को पुनः आभार, अभिनंदन। इतना प्यार, इतना साथ, इतना सम्मान देने के लिए। मैं ग्रुप में भी आपके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि आपको समझ में आता है। मैं कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करने का भी। ठीक है, तो दिल से आप सभी को सम्मान, आभार, अभिनंदन कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद 10 देशों के संविधानों को सेलेक्ट कर लिया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे देशों से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में लिया गया। इसी कारण कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिया हुआ संविधान है। ऐसा नहीं कि भारत ने सारी चीज़ें और दूसरे देशों से ले ली या उनको दूसरे देशों से उठाकर हमने ऐसे ही शामिल कर लिया। नहीं, हमने भले ही उनकी अवधारणा ली हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें ज़रूर चेंज किए होंगे। तो आप जल्दी से आ जाइए, सभी साथी जुड़ जाइए मेरे साथ। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में भी हम लोग बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर पॉलिटी जिसे हम बोलते हैं संविधान के स्रोत, क्या बोलते हैं? संविधान के स्रोत, के स्रोत जिसे हम क्या बोलेंगे जी? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे सर सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये उसकी आज दूसरी क्लास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्सेज हैं इसकी दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने कल करा दी थी, तो आशा है आप लोगों ने अच्छे से उसको लिखा होगा। ठीक है, सेकंड ये है। अब बात आ जाती है कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आज हम जो बात स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने ब्रिटेन लास्ट पढ़ा था, ब्रिटेन हमने पढ़ा था। चलिए, अब देखिए, जब हम ब्रिटेन पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखना कि जो ब्रिटेन में जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने कल बताया। एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, अग्रता ही विजेता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की औपचारिकता, ये सब हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से कि सर हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए हैं। आप कहेंगे सर हमने आयरलैंड से क्या लिया है? चलिए बताइए, कौन कौन साथी बताएगा कि सर हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं? आप मुझे बताएंगे सर आयरलैंड से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में शामिल की हैं। तो आप लोग बता देना कि सर सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में, कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए हैं, संविधान के किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, आप कहेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत। आप कहेंगे सर नीति निदेशक, नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए, बहुत बढ़िया, नीति निदेशक सिद्धांत। यानी कि आप मुझे बता सकते हैं सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप कहेंगे सर ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, स्टेट पॉलिसी।
चलिए बता दीजिए सभी बच्चे। अगर यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पढ़ी कि सर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, इसे भारतीय संविधान में कौन से भाग में रखा गया, तो आप कहेंगे सर भाग 4 में। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था, डीपीएसपी को राज्य की एक संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने कहा था, डीपीएसपी को संविधान में एक ऐसा चेक जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करती है किसने कहा था। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है, सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। चलिए अब बात यहाँ पर ये हमने पढ़ ली। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि सर राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था, कि सर राज्यसभा में किसमें, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था, द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था किसकी भैया, मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने की जो व्यवस्था है। नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर कि 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स कि सर राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, कि भैया प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब जो ये 12 सदस्य होते हैं इनका चुनाव नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता, इन्हें प्रधानमंत्री या संघीय मंत्री परिषद एक सूची राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति उस सूची के अनुसार ही उन सदस्यों को जिनका नाम केंद्र सरकार के द्वारा सुझाया जाता है या सलाह दी जाती है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम और हमारी वाइफ आपकी वीडियो देख रहे हैं। अरे गजब, देखिए ये जज्बा होना चाहिए, एक वाइफ और एक हस्बैंड एक साथ पढ़ रहे हैं तो बड़ा खुशनसीब लोग होते हैं जो कि अपनी वाइफ को पढ़ने अपने साथ दें। वरना आप लोग जानते हैं कि भैया शादी हो गई, बीवी को काम में लगा दिया जाता है घर के, कि चलो घर के काम करो, बच्चों को पालो, बच्चों का काम करो, माँ बाप का देखो, घर का देखो, सब कुछ देखो। लेकिन बड़ा खुशनसीब हैं आप जो आपको हस्बैंड ऐसे मिले हैं जो आपको अपने साथ पढ़ा रहे हैं। गजब, अपने साथ पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। हमने बात कर ली कि सर राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं इनको कहां से मनोनीत किया जाता है, इन 12 सदस्यों को कहां से मनोनीत किया जाता है, कितने क्षेत्रों से। आप कहेंगे सर कला के क्षेत्र से। कहां से, आर्ट्स। आप बताइएगा सर आर्ट्स के क्षेत्र से। कहां से भैया, कला या आर्ट्स के क्षेत्र से हम कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर विज्ञान के क्षेत्र से, जिसने विज्ञान में काफी अच्छा काम किया हो, साइंस, ठीक है। चलिए, जिसने साइंस में बहुत अच्छा काम किया हो तो आप कह सकते हैं कि सर उसे भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं सर साहित्य के क्षेत्र से, जिसने साहित्य में बहुत अच्छा काम किया हो, लिटरेचर जिसको हम कहेंगे सर, साहित्य यानी कि लिटरेचर। आप बताइएगा सर लिटरेचर के बारे में, जल्दी से आप लोग बताएं कि सर लिटरेचर, साहित्य में जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, नाम प्रसिद्धि कमाई हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर ऐसा क्षेत्र जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो। आप कहेंगे सर समाज सेवा, ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, सोशल सर्विस कह सकते हैं इसको। आप कहेंगे सर सोशल सर्विस, ठीक है, कि भैया सोशल सर्विस से भी क्या किया जाएगा, चुना जा सकता है, सर्विस, ठीक है जी। तो इनका चुनाव नहीं होता, इन्हें राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा में सदस्य या एमपी बना देते हैं। लेकिन बात यह है कि भैया ये बताइए कि इन्हें क्या 4-4 करके बांट दिया कि 4 कला से, 4 विज्ञान से, 4 साहित्य से, 4 समाज सेवा से? नहीं, तो इन्हें भैया हो सकता है 3 कला से हो सकता है 5 कला से हो जाए, हो सकता है 4 कला से हो जाए, हो सकता है 2 विज्ञान से हो जाए। तो ये कोई फिक्स नहीं है नंबर किसने कहां से चुने जाएंगे, ठीक है। अब इनके लिए सिफारिश कौन करता है, तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार सिफारिश करती है, ठीक है। चलिए, कौन,
केंद्र सरकार सिफारिश करती है। चलिए ये हमने पढ़ा। अब बात करेंगे सर, हमने तीसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट पढ़ना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप मैं क्या हिस्सा ले सकते हैं? नहीं। फिर कौन लेगा? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो जीते हुए सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब पद्धति का मतलब है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, मेथड ऑफ द इलेक्शन कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में 470 है भैया, 470 है, ठीक है। हाँ जी। अब मैंने कल मैंने बताया भी था, शायद कल या परसों मैंने बताया था कि वर्तमान समय में 470 है, 2022 के समय 448 थे। ये मैंने पहले भी डिटेल में डिस्कस कर दिया था। प्लीज इन चीजों को थोड़ा सीरियस लिया करो, इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लिया करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। और आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, क्या भैया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कौन सा? निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल एवं पद्धति कि उसका चुनाव कैसे होता है, पद्धति। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट्स, आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहेंगे सर आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज। क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड कि उसका चुनाव कैसे होगा, मेथड। चलिए भैया बहुत बढ़िया, उसका चुनाव। जैसे हमें ये पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जैसे कि संसद के जीते हुए सदस्य, जैसे राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। वैसे ही पद्धति कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। लेकिन कौन करेगा उस चुनाव को? तो आप कहेंगे सर संसद के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सर, ये क्या है दिखाना भैया, बड़ा कंफ्यूज है इनका क्वेश्चन, डाउट क्लियर करते हैं पहले। ये कह रहे हैं सर 1935 के एक्ट में 321 था, बता आपने 250 बताया। भाई आपने फिर मुझे लग रहा है क्लास नहीं लिया, आप एक बार दोबारा क्लास लो, एक बार दोबारा क्लास लो। मैंने कहा कि अनुच्छेद 200, लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सारे ही अनुच्छेद 1935 के भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। मैंने कहा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 में अच्छे अच्छे अनुच्छेद थे, लगभग 250, उन्हें शामिल कर लिया है, बस और कुछ नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हमने ये चीजें पढ़ ली कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं। आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कितने क्षेत्रों से? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। अब बात आती है सर सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया बिना चुनाव के। सचिन इलेक्शन नहीं लड़े थे, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनाया था। अब विपक्ष ने यह आवाज उठाई कि भाई सचिन तेंदुलकर ना तो कला के क्षेत्र से आते हैं, ना विज्ञान से आते हैं, ना साहित्य से आते हैं, ना समाज सेवा से आते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को क्यों लिया? सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। भैया सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भले ही सचिन तेंदुलकर ना तो कला से हैं, ना विज्ञान से हैं, ना समाज सेवा से हैं, ना साहित्य से हैं, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से हैं। तो विपक्ष ने कहा क्या खेलना भी कला है? क्या खेलना भी कला है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, खेलना, स्पोर्ट्स एक अलग विषय है और कला एक अलग विषय। कला में अभिनय आता है, जो हीरो वगैरह होते हैं, हीरोइन वगैरह होती हैं, जो अभिनय करते हैं, वो आते हैं कला में, ठीक है।
नृत्य के बड़े नाम हो गए, बड़े डांसर्स हो गए, बड़े संगीतकार हो गए, बड़े अभिनेता हो गए, अभिनेत्री हो गई, हीरो हीरोइन हो गए। लेकिन भैया स्पोर्ट्स से नहीं है, स्पोर्ट्स अलग है। तो सचिन तेंदुलकर को क्यों क्यों भैया मनोनीत किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मनोनीत किया गया, इसलिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है। तो उनका नॉमिनेशन व्यर्थ नहीं है, वैलिड बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलिए यहां तक आपने लिखा होगा। अब बात हम करेंगे भैया अमेरिका के संविधान से। चलिए आप बताइए सर, हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में सारी चीजें लगभग तो पता ही होंगी आपको, फिर भी मैं आपको कुछ भैया यहाँ पर रिवीजन के तौर पर बता देता हूं। आप कहेंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, आप कहेंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है जी, यूएसए। या आप कहेंगे सर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। तो आप कहेंगे सर पहला पॉइंट हम लिखेंगे सर मूल अधिकार। क्या लिखेंगे? मूल अधिकार। अब आप लोगों को मैंने बताया कि सर जो मूल अधिकार हैं ये हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आप बताइएगा सर भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि अमेरिका का जो संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, उसमें मूल अधिकार नहीं थे, उसमें मूल अधिकार नहीं थे। अब आप कहोगे सर मूल अधिकार नहीं थे, अच्छा फिर हमने अमेरिका से कैसे ले लिए? कि सर हमने अमेरिका से कैसे ले ली जब अमेरिका में ही नहीं थे? तो आप कहेंगे सर अमेरिका का संविधान बना था 1787 में, 1787 में, और उसको लागू किया गया था 1789 में, 1789 में। लेकिन मूल अधिकार ऐड किए गए थे अमेरिका के संविधान में 1791 में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, संविधान बना कब भैया इनका? संविधान, आप कहेंगे सर इनका जो संविधान है, अमेरिका का संविधान बना कब है? आप मुझे बताइए सर, इनका संविधान बना है 1787 में। इसको लागू कब कर दिया था? संविधान को लागू किया था 1789 में। और मूल अधिकार कब जोड़े थे इसमें? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए थे? आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए हैं? मूल अधिकार इसको जोड़ा गया भैया, मूल अधिकार जोड़े, कब जोड़े गए थे, कब एड ऑन किए गए थे? आप कहेंगे सर एड ऑन कब किया गया था फंडामेंटल राइट को? तो आप बताएंगे सर 1791 में। कब? 1791 में। और जब मूल अधिकार अमेरिका के संविधान में जुड़ गए, वहां से भारत ने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में रख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सर प्रस्तावना की भाषा, मैंने आप लोगों को बताया था क्या प्रस्तावना की भाषा है? नहीं। आप कहेंगे सर प्रस्तावना का विचार, कि सर जो हमारी भारतीय प्रस्तावना है इसकी विचार कहाँ से लिया गया है? विचार यानी कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया है? आप बताएंगे सर आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये हमने कहाँ से लिया है? आप बताएंगे सर अमेरिका के संविधान से। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि सर अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं, प्रस्तावना के विचार लिया है, बस इसमें याद ही करना पड़ेगा भाई, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, बस समझना इतना है कि किस देश से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं। अगर यहाँ थ्योरी बहुत ज्यादा रही होती तो मैं कहानियां बना देता, मैं कहानियां बनाकर बताता, लेकिन इसमें कहानी नहीं बनेगी। आप खुद बताओ, जो फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है कि अमेरिका से ये फैक्ट लिए गए हैं, इसमें मैं क्या कहानी बना सकता हूं? मैं क्या कहानी बना सकता हूं? नहीं बन सकती कहानी, ठीक है। कहानी बनती जब बहुत ज्यादा थ्योरियां होती हैं, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में सागर? बस ऐसे ही मजे लेते रहो बेटा पढ़ने में, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहो। आगे बात करते हैं कि सर
आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब बात आती है सर यहां पर थर्ड नंबर पर कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का पद, कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप कहेंगे सर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति है ये हमने किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड होकर पद बनाया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। किसके संविधान से इंस्पायर्ड है? अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड है। शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फुल मौज आ रही है तो सार कह रहे हैं चलिए ऐसे ही मौज लेते रहिए, ऐसे ही मौज लेते रहिए, क्योंकि इसमें मौज लेना ही अच्छा है। जहां आपने अगर आपको ये लगेगा कि अरे भाई ये तो बड़ा टफ टॉपिक है, संविधान की स्रोत याद कैसे करेंगे, हो कितना टफ है, कितना टफ है, तो ये भैया बहुत टफ हो जाएगा और याद भी नहीं होगा, ये याद भी नहीं होगा। ठीक है जी, ये याद भी नहीं होगा, फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन आपने इसको ये समझ लिया कि ये बोरिंग टॉपिक है, बस समझ लो आउट ऑफ माइंड है। अगर मजा आ रहा है मजे के साथ पढ़ो। डायरेक्ट पूछता है ना उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? आप बताइएगा सर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, कि भैया भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, ये न्यायपालिका कहां से ली है? कि भारत में जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट किसी के नियंत्रण में काम नहीं करेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, कि न्यायपालिका किसी के भी नियंत्रण में कार्य नहीं करेगी, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। जुडिशियरी आप कहेंगे सर जैसे सुप्रीम कोर्ट है, क्या किसी सरकार के दबाव में आता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अलग स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति का पद भैया ब्रिटेन के राजा के समान है। जब मैंने ब्रिटेन बताया ना, वहां लिखा भी था कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधानता के रूप में हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन से, कि भैया ब्रिटेन के संविधान से भारत में राष्ट्रपति की औपचारिकता ली है, कि जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन का राजा नामात्र का प्रमुख है, वैसे ही भारत में भारत का राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है। ठीक है जी, चलिए ये हमने पढ़ा। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? कि भारत में ये किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती। क्या सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के नियंत्रण में है? नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र है। आप कहेंगे सर न्यायिक पुनरावलोकन, यहां पर बात आती है 5वें नंबर पे। आप कहेंगे सर एक चीज और हमने लिए सुप्रीम कोर्ट से, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। आप कहेंगे सर न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन, ये पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के निर्णय अगर चाहे तो बदल सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आप कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जुडिशियरी, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या हो जाएगा भैया? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आप कह सकते हैं भैया जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि अपने पहले के निर्णय को वो बदलना चाह रहा है, तो वो बदल देगा। जैसे कि वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों का रिव्यू किया, देखा और उसे लगा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाना चाहिए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उसने अपने पहले के निर्णयों को बदलकर
1973 में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है जी? प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप कहेंगे सर द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो आप कहेंगे सर ये हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर ये कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। चलिए छठे नंबर पे हम चलते हैं। आपने ये पढ़ लिया, आप कहेंगे सर ये अपने पढ़ा, आप कहेंगे सर लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका, जनहित याचिका, इसको बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान से पढ़ना, याचिका, ठीक है जी। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है जी। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये मुझे आप लोग बताएं कि सर इसमें क्या होता है कि न्यायालय कभी कभी अपने आप भी स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, या कोई वकील भैया पीआईएल फाइल कर देता है कि पब्लिक के हित में यदि कोई काम है तो उसके लिए भैया कोई भी व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है, लोक जनहित याचिका फाइल किया जा सकता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप कहेंगे सर भारत में जनक कौन है? भारत में पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? भारत में पीआईएल का जनक, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहते हैं? फादर किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर फादर, फादर ऑफ पीआईएल। किसको बोल रहे हैं भाई? फादर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आप कहेंगे सर पीएन भगवती। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर लोक जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती। कौन भैया? पीएन भगवती। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया ली है जिसे हम महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महाभियोग कहते हैं। सिंपल था, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग, यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। आप कहेंगे सर इम्पीचमेंट, यहां पर हम पढ़ रहे हैं इम्पीचमेंट। देखिए इम्पीचमेंट का क्या मतलब है? इम्पीचमेंट, अब मैं आपको समझा रहा हूं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर रहता है और वो अपने पद का वॉल्यूशन करता है, अतिक्रमण करता, अपने पद पर रहकर, अपने पद पर रहकर, अपना पद पर रहकर अपने कर्तव्यों का, अपने ड्यूटीज का निर्वहन नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में उसे लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों किसी एक में पहले भैया प्रस्ताव लाया जाएगा जिसे महाभियोग कहा जाएगा। ठीक है, महाभियोग पेश करने के लिए 1/4 सदस्य, चाहे वो लोकसभा में हो या वो राज्यसभा में हो, अगर लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो लोकसभा के 1/4 भाग सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, वो पेश हो जाएगा। उसके बाद 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए और वहां से पारित होकर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस रहेगा। जिस दिन दोनों सदनों से पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा। हालांकि भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाना। किसको हटाना जी? आप कहेंगे 8 नंबर पे आप लिखना सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस को हटाना। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना। किसको हटाना? जजों को हटाना, को हटाना, रिमूवल। ठीक है जी, इनका रिमूवल कैसे होगा कि भैया इनको कैसे रिमूवल किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर रिमूवल, कि भैया रिमूवल ऑफ जजेस, ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट। यदि भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये भैया अपने पद पर रहकर सिद्ध कदाचार,
प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, असमर्थता में लिप्त पाए जाते हैं तो इन्हें भैया क्या होगा, इन्हें इनके पद से हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाए जाएंगे, उन्हें पास कराया जाएगा, उसके बाद भैया जांच होगी, जांच के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो आप ये सारी चीजें बताना। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो प्रॉपर चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिए, बहुत शानदार। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार लिए हैं, प्रस्तावना ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, लोक जनहित याचिका ली है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और भैया यहां पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाना, ये भी भैया हमने कहां से लिया, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है जी। हाँ जी, बहुत शानदार, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आप लोग बताएं कि कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये इतना तो लिखवा दिया, हम याद कैसे करना है? इनको आप 3 बार पढ़ो, 1 बार लिखो, 3 बार पढ़ो, 1 बार लिखो, बस यकीन रखना ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ये विश्वास रखो आप मेरे ऊपर, विश्वास रखो मेरे ऊपर, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ना। देखिए रिट अलग मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, वो हम बाद में पढ़ेंगे वहां पर, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए बता दीजिए, चलिए बताइए। अब यहां पर हमने पढ़ लिया। चलिए वैसे मैं एक आपको डाउट वाली चीज बताता हूं, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में नहीं है वो। देखिए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान थे वो अमेरिका के संविधान से थे, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जामिनर जर्मनी मानता है। एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया? भैया आंसर क्या होना चाहिए था, जर्मनी या यूएसए? तो यूएसए होना चाहिए था। जब हम यूपीएससी वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां पर इसका फैक्ट कुछ गलत दिया हुआ है, या फिर वनडे एग्जाम में गलत दिया हुआ है, क्योंकि वनडे एग्जाम एसएससी के माध्यम से, स्टेट एग्जाम के माध्यम से जो आंसर आता है वो जर्मनी आता है कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 हमने जर्मनी से ली है, वहां से हमने वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वनडे एग्जाम में जर्मनी आता है, तो हमें तो वही करना पड़ेगा जो एग्जाम में आएगा, है ना। मैं भले ही यहाँ लिख दूं कि वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से आता है, तो फिर आप कहोगे अरे सर आपने तो लिखवाया था और एग्जामिनर ने वो जर्मनी मान लिया, तो भाई मैं ऐसे क्यों लिखवाऊंगा। हाँ, अगर मैं यूपीएससी पढ़ा रहा होता आपको तो मैं ठोक कर बोलता कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से है, लेकिन मैं यहाँ ठोक कर नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर, बहुत सारे एग्जाम में जर्मनी ही माना गया है, जर्मनी ही माना गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से मुझे बताइएगा कि सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं, कि सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, ठीक है। आप कहेंगे सर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहां से हमने लिया है भैया प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया है? आप कहेंगे सर हमने यहां से लिया प्रस्तावना की भाषा। जबकि विचार हमने कहां से लिया था, बताइए जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार। आप कहेंगे सर यहां से हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कि सर प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है। आप कहेंगे सर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने कहां से ली है। चलिए बहुत शानदार। अब आप कहेंगे सर दूसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा कि सर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहां से ली है, समवर्ती सूची। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं सोच रहा हूं एक साथ ही करा देता हूं। समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, आप कहेंगे सर कॉनकरेंट लिस्ट, ये हमने कहां से ली है, कि सर कॉनकरेंट लिस्ट हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी आप कह सकते हैं कि सर इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं। आप कहेंगे सर इसमें जो वर्तमान विषय हैं वो कितने हैं,
तो आप कहेंगे सर ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है ना राज्य सूची में है, उनको समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। ये तीसरी सूची है, ये तीसरी सूची है जिसमें वर्तमान समय में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब समवर्ती सूची में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? समवर्ती सूची में। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात? चलिए, बहुत शानदार। यहां पर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए, अब बात आती है यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी साधारण विधेयक पर आपस में मतभेद होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द एक ऑर्डिनरी विल बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, यदि लोकसभा राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर आपस में विवाद होता है, क्या होता है जी? विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में भैया राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लोकसभा का राज्यसभा का। क्या बुलाते हैं जी? लोकसभा का और राज्यसभा का, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? जिसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर संसद का संयुक्त अधिवेशन। आप क्या कह सकते हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। हालांकि हम लोग इन चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, यहां तो केवल प्रावधान पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे चलकर चैप्टर्स पढ़ेंगे और चैप्टर्स में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अधिवेशन, जॉइंट सेशन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? आप कहेंगे सर जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है जी, पार्लियामेंट, कि भैया पार्लियामेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि किसी साधारण विधेयक पर कोई मतभेद लोकसभा राज्यसभा में हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, लिखित संविधान रह गया अमेरिका? नहीं भैया, लिखित संविधान तो है ही, लिखित संविधान का प्रावधान थोड़ी लिया हमने अमेरिका से, वो तो हमने लिखा ही है अपना, वो तो हमने लिखा ही है अपना। चलिए, लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बात करते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध की। सर फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर केंद्र एवं राज्यों के संबंध, केंद्र एवं राज्यों के संबंध, संबंध। ठीक है जी, संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन, आप कहेंगे सर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट्स, कि भैया केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, वो जो प्रावधान है, प्रोविजन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए, शक्तियों का विभाजन हमने कहां से लिया है? कि सर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, कि सर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ये हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। डिवीजन ऑफ पावर्स, आप कहेंगे सर डिवीजन ऑफ पावर। आप मुझे बता सकते हैं कि सर डिवीजन ऑफ पावर हमने कहां से लिया है? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, कि भैया किसको कौन सी शक्तियों का विभाजन करना है? पावर्स। जैसे कि 3 सूचियां बनाकर भी किया जाता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इनमें अलग अलग विषय बांट दिए गए हैं। संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई थी? वैसे संसद का विषय था वो, वहां पर पढ़ते, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। अभी तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। 1961 दहेज अधिनियम पर, 1978 बैंकिंग अधिनियम पर, 2002 आतंकवादी अधिनियम पर। अब तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, चलिए, तो वो उसका विषय जो जहां पर हमने पढ़ना पड़ेगा वहीं पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैं सोर्स बता रहा हूं किस देश से क्या क्या लिया है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती, इकहरी चलती है। ठीक है, अगर इकहरी होती तो संघीय विशेषता मानी जाती। हमारे देश में सिंगल नागरिकता, एकल नागरिकता संघीय विशेषताओं में नहीं आती। ठीक है, उसे फेडरल इंपोर्टेंस में नहीं माना जाता है। ठीक है जी, चलिए, हमने बात कर लिया शक्तियों का विभाजन, और हमने ये पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 में कि 3 सूचियां बनाकर शक्तियों का विभाजन, और हमने यहां क्या पढ़ा कि भैया यहां पर पढ़ा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य। किसमें? केंद्र और राज्यों के मध्य है। ठीक है जी, बताइए कोई समस्या हुई क्या?
चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें हो गई। अब बात आएगी सर कनाडा से, कि कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो प्लीज इसको भैया नोट डाउन कर लें कि सर हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया, कि सर कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कि सर कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। कौन कौन साथी बताइएगा कि सर कनाडा, आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सर कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। आप कहेंगे सर संघीय शासन व्यवस्था, कि भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, संघीय शासन व्यवस्था। ये थोड़ा सा भैया याद करना पड़ेगा, मैं बार बार थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ याद करने पर, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसको जितना आपने याद कर लिया, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए, मैं अभी कराऊंगा भी, ठीक है। आप कहेंगे सर फेडरल फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, कि भैया सिस्टम। आप कहेंगे सर ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कि संघ ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। सशक्त केंद्र, आप कहेंगे सर सशक्त केंद्र की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, आप कहेंगे सर कनाडा से। सशक्त केंद्र यानी कि राज्य से ज़्यादा केंद्र मजबूत होगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो प्रावधान है कि सर राज्यों के मुकाबले केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया है। आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, आप कहेंगे सर राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए राज्यपाल का पद हमने कहाँ पर लिया, राज्यपाल का कार्यालय भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या अपने आप करता है, नहीं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब आपको ये बताना है कि सर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है गवर्नर, आप कहेंगे सर ये केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया, यहीं से लिया है। आप कहेंगे सर यहाँ से हमने क्या लिया है, आप कहेंगे सर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आप बताइएगा सर अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कि भैया जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा क्या करती है भैया, राज्यसभा क्या करती है, कानून बनाती है, संसद में पेश कर देती है, संसद फिर उस पर कानून बनाती है, यानी कि पहल कौन कर रहा है। तो आप कहेंगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल पावर। आप कहेंगे सर किसकी बात हो रही थी यहाँ पर, तो रेजिडुअल्स पावर की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, तो रेजिडुअल पावर की बात हो रही थी, ठीक है जी, रेजिडुअल पावर्स, ठीक है। कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति क्या करता है, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति क्या करता है जी, सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, एडवाइजरी जुरिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कहां से लिया। आप कहेंगे सर इसको आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं, लिख लिया आपने। एक यहां पर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि भैया सर्वोच्च, दिख रहा है आपको, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार या सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। आप कहेंगे सर सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, कि भैया सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को,
क्षेत्राधिकार, यानी कि आप कह सकते हैं एडवाइजरी, एडवाइजरी जुरिक्शन, एडवाइजरी जुरिक्शन। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर एडवाइजरी जुरिक्शन, जुरिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये डिपेंड करता है किस पर, राष्ट्रपति पर। अच्छा बिल्कुल, अंकुर मत पढ़ो, फिर मत पढ़ो बेटा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे मजा नहीं आ रहा। तो भाई देखिए, पढ़ाई कभी भी मजे के लिए नहीं होती। पढ़ाई जब भी होती है, पढ़ाई जब भी होती है ना, बहुत एक ऐसे जुनून के साथ की जाती है कि भाई मेरा सिलेक्शन होना है, कुछ भी हो, कहीं से भी हो। जरूरी नहीं है कि सारे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना, आप यहां पर बताना, आप यहां पर यह बताना कि भाई ये मजे के लिए है, ये तो याद करने के लिए है, और बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आपको याद करना चाहिए। अब भाई आप इससे मेहनत नहीं करना चाह रहे होंगे, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो बड़ा बोरिंग है। ना 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 मेरे लाल, ना कतई ना, इसको बड़ा मजे के साथ पढ़ना जी। और इनको ट्रिक अगर आप याद करोगे तो ट्रिक से कभी याद ही नहीं होंगे, ट्रिक से तो ये कभी याद ही नहीं होंगे। ठीक है, कभी पूछ ले आपसे कि भैया जुरिक्शन कब किससे पूछा जाता है, तो आप कहिएगा जी जुरिक्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, आप कहेंगे सर जुरिक्शन। ठीक है, जुरिक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि भैया जुरिक्शन की बात हो रही थी, आप बताइए कि एडवाइजरी जुरिक्शन कहां से लिया गया सुप्रीम कोर्ट का, तो आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, चलो इसको लिख लो। कुछ मैं लाइन सुना रहा हूं आप लोगों को, अगर जुनून आए तो बताना, जुनून आए तो बताना। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब मजा आता है कहना, ठीक है, कि मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, तो सरहद पर सरहद का बलिदान कौन लिखेगा। मैं लिखूं आंखों का काजल और माथे की बिंदी को, मैं लिखूं आंखों का काजल और माथे की बिंदी को, तो देश पर नौछावर, देश पर नौछावर जान कौन लिखेगा। अगर मैं लिखूं पैरों की पायल और प्रेम कथाओं को, मैं लिखूं पैरों की पायल और प्रेम कथाओं को, तो वीरों का गौरवगान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर हीर रांझा की प्रेम कहानी और मदमस्त जवानी को, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा। तो भैया जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको यहां पर जो है मजा ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है, अगर याद कर लिया आपने तो मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बस थोड़ा सा ये और करा देता हूं। इसके बाद हम लोग लौट आते हैं किससे, हम लौट आते हैं भैया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पढ़ाई बेटा हमेशा याद रखना कि इंजॉय के साथ करना चाहिए। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। आप कहेंगे सर साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीजें ली हुई हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। चलिए, हालांकि आप कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है, उसको कहने दो जो कह रहा है। नहीं भाई, वो भी मेरा भाई है, भले ही उसका इस समय मन कहीं और लग रहा होगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। कभी कभी होता है ना, हम व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं तो मन हमारा वहां विचलित होता है, तो उसको आपको नहीं विचलित करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आप कहेंगे सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप मुझे बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो आप कहेंगे सर संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। क्या करते हैं जी, अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल, जल्दी से लिख लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट
प्रोसेस, ठीक है जी, प्रोसेस कि सर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिए, यहाँ से। अच्छा, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी हमने पढ़ा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था, तो वो हमने आयरलैंड से पढ़ा था। यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है। कैसे किया जाएगा आप जानते हैं कि सर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और भैया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होता है। इलेक्शन द मेंबर ऑफ राज्यसभा, आप कहेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है जी, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है जी। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका जो चुनाव होगा वो भैया कैसे लिया जाएगा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है ये व्यवस्था। चलिए जापान की बात करते हैं। जापान से हमने क्या लिया है, देखिए जापान में और ब्रिटेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जापान से हमने ब्रिटेन से लिया था विधि का शासन, यहाँ से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 में जो भी विधियां होंगी वो इसी के तहत होंगी। किसी को अगर फांसी की सजा देनी है, किसी की उसको फांसी देनी है, तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो ध्यान में रखा जाएगा कि फांसी जिसे दी जा रही है वो रेयरेस्ट ऑफ केस में तो नहीं आता, जघन्य अपराध में तो नहीं आता, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आप कहेंगे सर किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर प्रोसीजर, आप बताइएगा सर प्रोसीजर, ठीक है, किसका प्रोसीजर चल रहा है ये, तो किसका प्रोसीजर चल रहा है, आप कहेंगे एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्या हो जाएगा जी इसको, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी मैं क्वेश्चंस भी इसमें कराऊंगा भैया, थोड़ा सा समय और है मेरे पास। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे बात कर लेते हैं। जापान से हमने यही लिया है, जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से, आप कहेंगे सर जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, क्या लिया है जी, आपातकाल, कि सर आपातकाल, आप कहेंगे सर आपातकाल इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं, इमरजेंसी, आप कहेंगे सर इमरजेंसी, आप कहेंगे सर इमरजेंसी के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो वो हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से। अच्छा, रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, रूस, जिसे हम रसिया भी कहते हैं, रूस या रसिया, आप कहेंगे सर रूस से हमने पंचवर्षीय योजना, आप कहेंगे सर पंचवर्षीय योजना, जिसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे इसको, आप 5 ईयर प्लान कहेंगे, क्या कहेंगे जी, इसको आप कहेंगे सर 5 ईयर प्लान, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, 5 ईयर प्लान, कि भैया 5 ईयर प्लान, ठीक है। पंचवर्षीय योजना लिया है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य। हालांकि मैंने आपको कल जब उद्देशिका पढ़ाई थी परसों, तो वहां पर मैंने लिखवाया था कि सर रूस के संविधान से न्यायिक शब्दावली ली गई है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि सर जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, तो न्यायिक आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं, आप कहेंगे सर न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श में मैंने आपको प्रस्तावना में लिखा दिया था, आप कहेंगे सर जुडिशियल आइडियल्स, आप कहेंगे जुडिशियल आइडियल्स हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं कहाँ से, रूस के संविधान से, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आप कहेंगे सर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, कैसा न्याय, आर्थिक न्याय, और भैया राजनीतिक न्याय, कौन सा, राजनीतिक, हालांकि ये मैंने प्रस्तावना में बता दिया था, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार के आदर्श न्याय के हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे सर ये हमने कहाँ से लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं सर हमने फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा या यहीं लिख देता हूँ फ्रांस,
आप कहेंगे सर फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, लास्ट बच जाता है फ्रांस, फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपसे। आप कहेंगे सर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये क्या होती है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां पर जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, रिपब्लिकन सिस्टम। आप कहेंगे सर रिपब्लिकन सिस्टम कि सर ऐसी व्यवस्था जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति को जनता ही चुनती है, भले ही हम डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट ना दें, भले ही हम राष्ट्रपति के लिए वोट ना दें, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये बताइए प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए हैं, कि सर प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए, प्रियम्बल में 3 शब्द, कौन कौन भैया बताएगा। जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने लिखा था कि सर प्रियम्बल, आप कहेंगे सर प्रियम्बल में 3 शब्द लिए गए, कौन कौन से, तो एक तो है समानता, कौन सा भैया, समानता, भूल गए या याद है, अगर रिवीजन किया होगा तो याद होगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, याद है ना, बंधुत्वता, ठीक है जी। बंधुत्वता हमने कहाँ से ली है, स्वतंत्रता, समानता, ये जो शब्दावली है इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस और फर्टर्निटी, ये हमने भैया कहाँ से ली है, तो आप कहेंगे सर ये हमने फ्रांस के संविधान से ली है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, मैं क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराता हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको अभी करा देता हूँ, इतना आप लोग लिख लेना, PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार को अपनाया गया है, 30/11/2023 में पूछा गया प्रश्न था। तो भैया हमने यहाँ पर पूछा सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडवाइजरी जुरिक्शन, तो आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से लिया था, कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया था, तो इसको आप लोग कर देंगे, कहाँ से लिया था, कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा के संविधान से। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, आप क्या कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन को ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया था, आप कहेंगे सर ये लिया था हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश से भारत में संविधान में संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/2023 में पूछा गया है। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से हमने 6-7 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर ही लिए हैं, कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, क्या लिखित संविधान, भारत का तो लिखित संविधान है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन संघीय विशेषता में भैया ये नहीं आता एकल नागरिकता, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया था, और मैंने कुछ ही देर पहले अभी ओरली बोला भी था कि एकल नागरिकता संघीय विशेषताओं में नहीं आता, ये मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आई होप अगर आपने सुना होगा तो इसको पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है लेकर भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे सर समवर्ती सूची ना रूस से, ना कनाडा से, ना यहां से, तो समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7/12/2023, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। कल हम लोग बात करेंगे अनुसूचियां, कल हम लोग बात करेंगे अनुसूचियां, शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, और भैया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे उन्हीं को भी हम यहां पर लिखेंगे, मैं सारी थ्योरी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही करा रहा हूं, ठीक है जी। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।